घर की लड़ाई में फायदा तो बाहर वाले का होता है। हम देखते हैं कि राजपूतों की आपसी फूट का फायदा मुगलों ने उठाया। आगे चलकर हिंदुओं की आपसी फूट का फायदा जब राजपूतों और मराठों के मध्य आपस में फूट हुई तो उसका फायदा अहमद शाह अब्दाली ने उठाया पानीपत के तीसरे युद्ध में 1761 में। और फिर आगे चलकर जब मराठों में आपसी फूट हुई, जब वो आपस में लड़ रहे थे, तो इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अब हो सकता है मेरी इन बातों के संबंध में कुछ विद्यार्थी ये तर्क कर सकते हैं या कुछ व्यूअर्स ये तर्क कर सकते हैं कि सर, मुगल जब भारत में आए थे उस समय तो राजपूताना के जितने भी राजपूत शासक थे वो तो महाराणा सांगा के नेतृत्व में एकजुट हो गए थे। और कर्नल जेम्स टोड ने तो ये बात लिखी भी है कि महाराणा सांगा के नेतृत्व में 7 उच्च कोटि के राजा थे उनके अंडर में 9 राव थे और 104 छोटे बड़े सरदार उनके अंडर, उनके नेतृत्व में लड़ रहे थे। हाँ, बात तो सही है, लेकिन उनकी जो आस्थाएं थी वो महाराणा सांगा के प्रति थी। जितने भी अलग अलग राजवंश थे उनमें आपस में फूट और मनमुटाव होता था, एक दूसरे की टांग खींचने की प्रवृत्ति होती थी। कहने को हम ये कह सकते हैं कि महाराणा सांगा के नेतृत्व में बीकानेर के राठौड़ भी लड़ रहे थे, जोधपुर के राठौड़ भी लड़ रहे थे, जयपुर के कछवाहा भी लड़ रहे थे, ईडर के शासक भी थे, मेड़ता के भी थे, बहुत सारे थे। इनकी आस्था महाराणा सांगा के प्रति तो थी, लेकिन एक दूसरे के प्रति टांग खींचने की प्रवृत्ति थी, इसलिए एक दूसरे में तालमेल नहीं बैठा पाते थे। और वैसे भी बाबर जो है वो तोप लेकर आया था तो तकनीकी रूप से सक्षम था और महाराणा सांगा के पास में पुराने हथियार थे। और इसके अलावा महाराणा सांगा की जो सेना थी वो एक हम भीड़ के रूप में कह सकते हैं, क्योंकि उनमें तालमेल की कमी थी। खैर, हमारा वीडियो का जो विषय है वो तो मराठों की आपसी लड़ाई है और मराठों की आपसी लड़ाई की वजह से अंग्रेजों ने कैसे इसका फायदा उठा लिया, यह हमारा विषय है। अंग्रेजों और मराठों के बीच में कुल 3 युद्ध हुए। इन 3 युद्धों में से जो पहला युद्ध था, इस पहले युद्ध के शुरुआती दौर में मराठों ने अंग्रेजों को बुरे तरीके से कूटा, पटक पटक के मारा। अंग्रेजों ने हाथ खड़े कर लिए। शुरुआती दौर की बात बता रहा हूं, बाद में स्थितियां बदल गई। अंग्रेजों ने हाथ खड़े कर लिए और एक अपमानजनक संधि उनको करनी पड़ी थी, जिसको बड़गांव की संधि कहा गया 1779 में। मतलब इस संधि को अंग्रेजों के लिए अपमानजनक संधि कहा गया। यूं मान लो कि अंग्रेजों ने इस संधि में जहर का घूंट पिया, इतना उनका अपमान हुआ था। बाद में लेकिन मराठों की आपसी फूट इतनी बढ़ती चली गई कि अंग्रेजों के लिए फायदा हो गया। तो इस विषय की हम शुरुआत करते हैं सन 1750 की एक संधि से। 1750 में जो पेशवा थे वो थे बालाजी बाजीराव, जिनका पेशवाई काल रहा था 1740 से और 1761 ईस्वी के दौरान। 1761 ईस्वी में जब मराठे पानीपत का तीसरा युद्ध हार गए थे तो यह समाचार सुनकर पेशवा बालाजी बाजीराव जो हैं, यह समाचार सुनकर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उनको आघात लगा था, लगना भी था, क्योंकि इस युद्ध के कारण, तीसरे युद्ध के कारण, दक्षिण में ऐसा कोई मराठा घर नहीं था जहां से किसी ना किसी वीर की मृत्यु को प्राप्ति नहीं हुई हो। तो यह समाचार सुनकर ही बालाजी बाजीराव मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले 1750 ईस्वी में उस समय के जो छत्रपति थे राजा राम सेकंड, उनके साथ में एक संधि की थी। एक बार थोड़ा सा इसको समझ लो, फिर मैं बताऊंगा आपको छत्रपति और पेशवा के बारे में। एक सामान्य परिचय आपको दे दूंगा, हालांकि पहले के वीडियोज में मैं बता चुका हूं इन बातों को। तो ये जो संधि की, इसको कहा गया संगोला की संधि। 1750 में बालाजी बाजीराव और छत्रपति राजा राम सेकंड के बीच में हुई थी। संधि इस प्रकार से थी कि अब छत्रपति की जितनी भी शक्तियां हैं, जो भी पावर्स हैं, वो औपचारिक रूप से अब पेशवा के पद में आ जाएंगी। हालांकि ऐसा पहले हो चुका था। 1713 ईस्वी में जब पेशवा बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया गया था, अपॉइंट किया गया था छत्रपति शाहू जी के द्वारा, तो उस समय से ही पेशवा मजबूत होते चले गए थे। और हम ये देखते हैं 1720 से 1740 ईस्वी में पेशवा बाजीराव फर्स्ट जो थे,
सारी निर्णय, सारी शक्तियां जो हैं छत्रपति की, वो पेशवा के पद में ही थी। उनका मुख्य केंद्र पुणे हुआ करता था, जिसको पुणे बोलते हैं या पूना बोलते हैं, वो मुख्य केंद्र हुआ करता था। लेकिन अब 1750 ईस्वी में औपचारिक रूप से ये लिखित में कर दिया गया तय कि भैया अब जो सारी शक्तियां हैं जिनका उपयोग पेशवा पहले से कर रहे थे, वो सारी शक्तियां पेशवा को औपचारिक रूप से दे दी गई। पेशवा का जो मुख्य केंद्र वो पुणे है, यानी कि छत्रपति की सारी शक्तियां, छत्रपति सतारा में बैठा करते थे, सतारा से अब सारी शक्तियों का जो केंद्र है वो पुणे हो गया। इसके अलावा पेशवा का जो पद है वो वंशानुगत हो गया। मतलब अभी तक, इससे पहले पेशवा की जो नियुक्ति है वो छत्रपति किया करते थे। अब लेकिन पेशवा का जो वंश का होगा, मतलब उसका सामान्यतः जो पुत्र होगा वही अगला पेशवा होगा। तो अब छत्रपति केवल नाम मात्र के हैं, सतारा में बैठ रहे हैं, उनके पास में अपना महल है, ठीक है, वहां पर बैठो। मुख्य जो केंद्र हो गया मराठों का वो अब पुणे हो गया। पेशवा वहां से संचालन कर रहे हैं मराठा राज्य को। उनकी एक परिषद हुआ करती थी। मराठों के इस संघ के अंतर्गत अलग अलग मराठा राजवंश आया करते थे। जैसे सिंधिया जो है वो ग्वालियर में बैठा करते थे, उनकी टेरिटरीज हुआ करती थी ग्वालियर में। गायकवाड़ जो हैं ये भी मराठे थे, ये बड़ौदा में बैठा करते थे, वहां इनकी टेरिटरीज हुआ करती थी, मतलब सीमा रेखाएं, इनका क्षेत्र हुआ करता था। भोसले जो होते थे वो नागपुर में बैठा करते थे, और इसके अतिरिक्त होलकर जो है वो इंदौर में बैठा करते थे। तो मुख्य मराठा केंद्र कहां पर? पुणे में। वहां पर मुख्य व्यक्ति कौन? पेशवा। उन्हीं के अंडर में अलग अलग जो मराठा टेरिटरीज हैं, जो मैंने आपको बताया, गायकवाड़ हो गए या होलकर हो गए या सिंधिया हो गए या भोसले हो गए, इनके अलग अलग क्षेत्र हो गए। हालांकि इनमें भी आपस में कई बार नहीं बनती थी, मनमुटाव रहता था, झगड़ा रहता था, लेकिन जब कभी भी मराठा संघ के कोई आदेश होते थे तो ये सारे मराठे एकजुट होकर लड़ा करते थे। यहां तक बात क्लियर है। अब थोड़ा सा मैं आपको स्पष्ट करूं कि छत्रपति और पेशवा क्या है, तो आज वर्तमान जो स्थिति है इससे तुलना करते हुए आप समझ सकते हैं। थोड़ी देर के लिए यूं मान लो कि भारत के राष्ट्रपति का जो पद है ये तो हो गया छत्रपति, और प्रधानमंत्री का जो पद है ये हो गया पेशवा। पहले सारी जो शक्तियां हैं, यूं समझ लो, हालांकि भारत में ऐसा रहा नहीं है, लेकिन समझ लो थोड़ी देर के लिए कि पहले सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पद में हुआ करती थी औपचारिक रूप से। लेकिन बाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि अब ये सारी शक्तियां आप प्रधानमंत्री के पद में ट्रांसफर कर दीजिए, और ऑफिशियल रूप से ये हो गया। तो प्रधानमंत्री अब ज्यादा ताकतवर है, तो प्रधानमंत्री हो गए पेशवा, राष्ट्रपति हो गए छत्रपति। यहां पर ये जो स्थिति है वर्तमान में कि प्रधानमंत्री मुख्य कार्यकारी शक्ति है, मुख्य कार्यपालिका है, और राष्ट्रपति मुख्य कार्यपालिका नहीं है, वो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर अपना काम करता है। तो कुछ इसी प्रकार से आप समझ सकते हो कि छत्रपति का मतलब हो गया राजा, मतलब राष्ट्रपति, और मुख्य शक्तियां पेशवा में हो गई। क्लियर इतनी बात? तो 1761 ईस्वी में इन पेशवा की मृत्यु हो गई, बालाजी बाजीराव की। इनकी मृत्यु के बाद जैसा संधि हो गई थी, संगोला की संधि 1750 में, उसी के अनुसार इनके जो पुत्र थे माधवराव, वो अगले पेशवा बन गए 1761 से और 1772 ईस्वी तक। पेशवा माधवराव एक योग्य पेशवा थे, और इन्होंने मराठा सत्ता को फिर से स्थापित किया। जैसा हम देखते हैं कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार के कारण बहुत सारे राज्यों ने मराठों को आंख दिखाना शुरू कर दिया था, मराठों की शक्ति और सत्ता को चुनौती देना शुरू कर दिया था, मराठों को चौथ देने से मना कर दिया था। तो ऐसे में मराठों की सत्ता को फिर से स्थापित करने का काम किया था पेशवा माधवराव ने। इन्होंने हैदराबाद के निजाम को हराया, मैसूर के हैदर अली को हराया। बहुत सारे जिन राज्यों ने चौथ देने से मना कर दिया था, फिर से मराठों के लिए चौथ वसूलने का काम किया। मतलब मराठों की शक्ति को फिर से स्थापित इन्होंने किया। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि बहुत ही कम आयु में इनका निधन हो गया, और इनके बाद अब आगे चलकर जो पेशवा बने वो अयोग्य थे, आपसी उनमें लड़ाइयां हुई, उसकी वजह से अब अंग्रेजों का फायदा हुआ। तो अब समझना आगे क्या हुआ। जब इनकी मृत्यु हुई तो अगले जो पेशवा बनाए गए वो इनके भाई बनाए गए। इनके भाई का नाम था नारायण राव। अब इनके भाई को जब पेशवा बनाया गया तो पहले वाले जो पेशवा थे, कौन से? बालाजी बाजीराव, उनके भाई ने ऑब्जेक्शन उठाया। थोड़ा सा एक बार डायग्राम से आप समझना। बालाजी बाजीराव के भाई कौन? रघुनाथ राव, जिनको राघोबा के नाम से जानते हैं। बालाजी बाजीराव के जो बेटे थे वो माधवराव,
जैसा संधि हो चुकी थी कि अब पेशवा का पुत्र ही अगला पेशवा बनेगा, तो उसी संधि के तहत बालाजी बाजीराव के जो पुत्र थे माधवराव, वो अगले पेशवा बन गए, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। माधवराव के बाद अगला पेशवा किनको बनना था? उनके पुत्र को। उनके पुत्र थे नहीं, तो माधवराव के जो भाई थे नारायण राव, उनको अगला पेशवा बना दिया गया। अब इनको जब अगला पेशवा बनाया गया तो पहले वाले जो पेशवा थे, पेशवा बाजीराव, बालाजी बाजीराव, उनके भाई ने यह कहा कि भैया संधि तो ये थी कि पेशवा का जो बेटा है वही अगला पेशवा बनेगा, तो भाइयों को तो अब तक पेशवा बना ही नहीं रहे थे। अब अगर माधवराव के भाई को तुम पेशवा बना रहे हो तो इस हिसाब से तो मैं भी पेशवा का भाई था, तो नंबर तो पहले मेरा आना चाहिए। तो उनको पेशवा बनाने से मना किया गया कि भैया पिछले का अब कोई लेना देना नहीं है, जो है अब वर्तमान सिचुएशन है, जो परिषद होती थी उन्होंने मना किया, आपको पेशवा नहीं बनाएंगे। तो राघोबा ने क्या किया? नारायण राव की हत्या कर दी। बोले ये लो, अब तो ये मर गया, अब तो अगला पेशवा में। और कुछ समय के लिए राघोबा पेशवा रहे, 1773 से और 1774 ईस्वी तक। लेकिन परिषद उनको पसंद नहीं करती थी, परिषद ने उनको हटाया। और ध्यान देना कि जब नारायण राव की हत्या की गई थी उस समय नारायण राव के कोई पुत्र नहीं था, लेकिन उनकी पत्नी गर्भवती थी, और बाद में उनके एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया माधव नारायण राव। इस डायग्राम से आप समझना, अगस्त 1773 ईस्वी में नारायण राव की मृत्यु हो गई थी, और उनका जो पुत्र का जन्म हुआ था वो उनकी मृत्यु के बाद हुआ था, अप्रैल 1774 ईस्वी में। तो जब उस पुत्र का जन्म हुआ तो उसी पुत्र का नाम रखा गया माधव नारायण राव, और माधव नारायण राव को अगला पेशवा बना दिया गया कि भैया ये लो, ये अगला पेशवा है। और राघोबा को हटा दिया गया, राघोबा जी अब आप साइड में हट जाओ, क्योंकि अब पेशवा का पुत्र आ गया है, यही अगला पेशवा होगा। अब एक बच्चा, छोटा सा बच्चा कैसे राज्य चलाएगा? तो इसके लिए एक परिषद थी, बार भाई परिषद। बार भाई परिषद पेशवा के नाम से राज्य संचालन किया करती थी, राज्य के निर्णय लिया करती थी। जैसे भारत में आज यही होता है कि जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति के नाम से लिए जाते हैं। आर्टिकल 77(3), आर्टिकल 77(3) यही कहता है कि जितने भी निर्णय लिए जाएंगे, सॉरी 77(3) तो उसमें राष्ट्रपति नियम वगैरह बनाता है मंत्री परिषद के लिए। 77(1) ये कहता है कि जितने भी काम होंगे वो सारे राष्ट्रपति के नाम से होंगे। तो उसी प्रकार से जितने भी काम हो रहे थे पेशवा के नाम से हो रहे थे, लेकिन कौन निर्णय ले रहा था? बार भाई परिषद। और इस बार भाई परिषद के जो मुख्य व्यक्ति थे, एक तो महादजी सिंधिया थे, करतम दत्ता, इसके अतिरिक्त नानाजी फडणवीस। इतनी बात आपको समझ में आई? तो अब भैया जो राघोबा थे वो हो गया संतुष्ट कि मेरे को हटा दिया तुमने, और राघोबा यहां से सीधे भागे मुंबई, उस समय कहा जाता था बॉम्बे। वहां क्यों भागे? वहां बैठे थे अंग्रेज, अंग्रेजों के पास में चले गए सहायता के लिए। तो देखो घर की फूट, घर वाले आपस में लड़े, घर का ही एक सदस्य किसको बुलाने के लिए गया? अंग्रेजों को बुलाने के लिए गया, आ जाओ मैं तुम्हारे साथ, मेरे को बनाओ। अंग्रेजों ने कहा बना देंगे तुमको, हम बना देंगे, तुमको हम 2500 घुड़सवारों की सेना भी दे देंगे, तुमको बना देंगे। हमारा फायदा क्या? बोले क्या चाहिए तुमको? बोले हमको साल सेठ दे दो, बसीन दे दो, ठाणे वाला एरिया दे दो। बोले ठीक है, ये एरिया तुमको मैं दे दूंगा। मतलब राघोबा जब अंग्रेजों के पास में गए, कहा मेरी हेल्प करो। अंग्रेजों ने कहा हमको क्या दोगे? भैया एक तो तुम मेरी हेल्प करोगे तो जो तुम कहोगे वही काम करता रहूंगा मैं। दूसरा तुमको जो एरिया चाहिए वो एरिया दे दूंगा। कौन से चाहिए बताओ? बोले साल सेठ दे दूंगा, बसीन दे दूंगा, ठाणे ये भी दे दूंगा। ठीक है, अंग्रेज तैयार हो गए। तो बॉम्बे में वहां पर ये गए, वहां पर इन्होंने एक संधि कर ली, सूरत की संधि 1775 ईस्वी में। अब बार भाई परिषद को पता चला कि भैया राघोबा तो वहां पर चले गए, अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली, अंग्रेजों के साथ में मिलकर अब वो यहां पर हमला करेंगे पुणे पर। तो बार भाई परिषद में से जो नानाजी फडणवीस थे वो पेशवा की ओर से, पेशवा तो बच्चा है, पेशवा तो बालक है, मतलब पेशवा की ओर से वो कहां पर गए? गवर्नर जनरल के पास में, बंगाल प्रेसिडेंसी में। और बंगाल प्रेसिडेंसी में गवर्नर कौन थे? वो गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स। मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल के जो अंग्रेज थे, थोड़ा सा समझना, मुख्य केंद्र अंग्रेजों के 3 थे, एक तो बंगाल, एक मद्रास और एक बॉम्बे। और 1773 ईस्वी में एक एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। क्यों आया था? क्योंकि इससे पहले कंपनी के कार्यों को रेगुलेट नहीं किया गया था, अधिनियमित नहीं किया गया था। कंपनी वाले जच के भ्रष्टाचार किया करते थे। कंपनी तो नुकसान में थी,
लेकिन कंपनी के जो एम्प्लॉय थे वो बहुत फायदे में हुआ करते थे। अब आप ये सोचो, यहाँ के जो छोटे छोटे कंपनी के कर्मचारी हुआ करते थे, जो अंग्रेज होते थे, वो राजे रजवाड़ों की तरह जिंदगी जिया करते थे। और जब ये अपने देश इंग्लैंड लौटा करते थे तो वहां पर इनको अंग्रेज नवाब कहा जाता था, इतना पैसा इनके पास में आ गया था। तो खूब जमकर भ्रष्टाचार ये किया करते थे। तो इसी कंपनी के कामों को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, हालांकि नियंत्रित एक प्रॉपर वर्ड नहीं है, मैं केवल समझाने के लिए बोल रहा हूं, रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट लाया गया था 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट। उसमें कहा गया भैया जो अंग्रेजों के 3 केंद्र हैं ना, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, उसमें से मुख्य जो केंद्र है वो बंगाल रहेगा, बंगाल प्रेसिडेंसी। और बंगाल के अधीन ये दोनों प्रेसिडेंसियां रहेंगी, मतलब बंगाल के अंडर में ही बॉम्बे रहेगा, उस समय की बात कर रहा हूं, वर्तमान तो मुंबई है, बॉम्बे रहेगा और मद्रास रहेगा। और बंगाल में पहले जनरल होता था, यहां पर भी ये गवर्नर होता था, ये गवर्नर होता था, ये गवर्नर होता था, तीनों जगह। तो बंगाल में अब जो बैठेगा अधिकारी वो गवर्नर जनरल होगा। और बाकी दोनों प्रेसिडेंसियां जो होंगी, मद्रास की और बॉम्बे की, वहां के जो गवर्नर्स होंगे वो बंगाल वाले के अंडर में ही आएंगे। और कुछ काम ऐसे होंगे जिनको करने से पहले बंबई और मद्रास के गवर्नर्स को बंगाल के गवर्नर जनरल से पूछना पड़ेगा कि हम ये करें या ना करें। तो राघोबा तो कहां पर चले गए थे? बॉम्बे चले गए थे। तो नाना फडणवीस कहां पर चले गए थे? बंगाल वाले से उन्होंने जाकर संधि कर ली। एक संधि हुई, पुरंदर में हुई थी वो संधि, जिसको पुरंदर की संधि कहा गया। अब गवर्नर स्वयं थोड़ी आएगा, गवर्नर जनरल, मतलब उसके प्रतिनिधि और पेशवा के प्रतिनिधि जो थे नाना फडणवीस, इन दोनों के बीच में संधि हुई 1776 ईस्वी में, जिसको पुरंदर की संधि ये कहा गया। अब एक तरफ मराठों ने दोनों तरफ संधियां कर ली, एक तरफ राघोबा ने करी बॉम्बे में, एक तरफ पेशवा की तरफ से नानाजी फडणवीस ने करी पुरंदर की संधि, वो बंगाल वाले अंग्रेजों से कर ली। बंगाल वाले अंग्रेजों ने संदेश भिजवाया बॉम्बे वालों के पास में, बोले एक काम करना, तुमने जो संधि की उसको कैंसिल कर देना। बोले क्यों? बोले हम सीर से, बंगाल वाले हम गवर्नर जनरल है। रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ो, रेगुलेटिंग एक्ट में लिखा हुआ है कि तुमको कुछ काम हमसे पूछ के करने पड़ेंगे। बंबई वालों ने मना कर दिया, बोले भैया हम तो नहीं पूछते, तेरे से नहीं पूछते हम। और ये वाली जो संधि है बॉम्बे वाली 1775 में जो हुई, सूरत की संधि, हम तो इसको मानेंगे और इसके तहत ही हम राघोबा की मदद करेंगे, मतलब रघुनाथ राव की हम मदद करेंगे। बंगाल वाले ने कहा ठीक है भाई, कर लो, तुम्हारे जो जचे वो कर लो। अब उन बॉम्बे वालों ने मराठों पे अटैक किया, मराठों ने जच के धोया। एक स्थान है बड़गांव, और बड़गांव के युद्ध में जच के धोया 1779 में। अंग्रेजों ने हाथ खड़े कर लिए, बोले माफ कर दो भैया, गलती हो गई, आगे से नहीं करेंगे। और 1779 में इस बड़गांव के युद्ध में अंग्रेजों को हारने के बाद, जिसमें अंग्रेजों की अपमानजनक हार हुई थी, अंग्रेजों को जहर का घूंट पीना पड़ा था, अंग्रेजों ने एक संधि करी जिसको बड़गांव की संधि कहा गया 1779 में। बंगाल वाले भी राजी हो रहे होंगे, बोले और चले जाओ और कर लो, तुमको कहा था लेकिन हमारी बात नहीं मानी, और पिट लो। लेकिन भैया अब बात आती है कंपनी की, भैया जैसे भी हारे, अब मराठे तो क्या कर रहे हैं, दो फाड़ हो रखे, इधर वाले इनको हराना चाह रहे हैं, इधर वाले इनको हराना चाह रहे हैं। लेकिन अंग्रेजों में ये चीज नहीं थी, अंग्रेज देख रहे हैं कि यार चलो कोई बात नहीं, वो जैसे भी हैं, भले हमारा कहना नहीं माना लेकिन हैं तो हमारे अपने। और अंग्रेज फिर इकट्ठे हुए और फिर से लड़ाइयां हुई। लड़ाई लगातार चलती रही, चलती रही, चलती रही। कभी एक पक्ष हावी, कभी दूसरा पक्ष हावी, कभी ये पक्ष हावी, कभी ये पक्ष हावी। तो ये मामला खत्म ही नहीं हो रहा था। तो फिर एक संधि और हुई, सालबाई की संधि, सन 1782 में। और इस सालबाई की संधि के द्वारा अंग्रेजों और मराठों के बीच में ये जो पहला युद्ध शुरू हुआ था, इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया। इसी युद्ध को कहा जाता है एंग्लो मराठा फर्स्ट वॉर। अब इस पहले युद्ध में कौन जीता और कौन हारा, तो पढ़ने को तो यह मिलता है कि लगभग बराबरी पर यह बंद हुआ। लेकिन जब हम इस संधि की शर्तों को देखते हैं, जो सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई, तो संधि की शर्तों से तो यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं मराठा पक्ष जो है हावी रहा। मतलब पेशवा वाला जो पक्ष था, नानाजी फडणवीस वाला जो पक्ष था, महादजी सिंधिया वाला जो पक्ष था, बार भाई परिषद वाला जो पक्ष था, वो कहीं ना कहीं हावी रहा। क्या थी संधि की शर्तें? कि ठीक है भैया, अंग्रेजों ने कहा पेशवा कौन है तुम्हारे? बोले पेशवा तुमको पता है यार कौन है हमारे, माधव राव है, माधव नारायण राव हमारे पेशवा है। बोले ठीक है, वही पेशवा रहेंगे। तो ये युद्ध किस लिए हो रहा था? माधव नारायण राव को पेशवाई पद से हटाने के लिए हो रहा था और राघोबा को पेशवा बनाने के लिए हो रहा था। तो अंग्रेज ऐसा नहीं कर पाए। अंग्रेजों ने मान लिया कि ठीक है, माधव नारायण राव ही अगले पेशवा रहेंगे। ओके, फिर अंग्रेजों ने कहा बोले यार ये बापड़ा ये भी हमारे साथ में लड़ रहा था, इसको भी कुछ तो दो। किसको? राघोबा को।
तो मराठों ने कहा इनको पेंशन दे देंगे, तो राघोबा को पेंशन मिल गई। अब अंग्रेजों ने कहा बोले यार हमारा भी बहुत नुकसान हुआ है, हम भी लड़े हैं, तो अब पेशवाई पद हमने तुम्हारी मान ली तो हमको भी तो कुछ दो। बोले क्या चाहिए? बोले एक तो हमको सालसेट दे दो। बोले ले लो सालसेट। एक एलिफेंटा दे दो। एलिफेंटा में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, मुंबई से कुछ किलोमीटर की दूरी पर आता है, वहां पर गुफाएं बनी हुई हैं, एलिफेंटा केव्स। वहां वो जो स्थान है वो भगवान शिव को समर्पित है, और वहीं आइलैंड जो है वो अंग्रेजों के मतलब का था। तो दो स्थान इस संधि के तहत अंग्रेजों को दे दिए गए, सालसेट और एलिफेंटा। बात समझ में आई? पहला अंग्रेज मराठा युद्ध। पहले अंग्रेज मराठा युद्ध में लगभग हम ये कह सकते हैं दोनों बराबरी पर रहे, लेकिन संधि की शर्तों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं मराठे जो हैं, पेशवा वाले जो मराठे हैं, वो इसमें कहीं ना कहीं जीते हुए थे, क्योंकि पेशवा माधव राव जो हैं वो बने रहेंगे, माधव नारायण राव। अंग्रेजों को सालसेट और एलिफेंटा दे दिया जाएगा और राघोबा को पेंशन दे दी जाएगी। इसी संधि के संबंध में जो वारेन हेस्टिंग्स थे, कलकत्ता के मतलब बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कहा था कि ये आपातकाल में की गई एक सफल संधि वार्ता है, मतलब ठीक है हमारे लिए भी एक सफल है। ये पहला युद्ध हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ? ये वाले जो पेशवा थे माधव नारायण राव, 1774 से और 1795-96 ईस्वी तक ये पेशवा रहे। इन्होंने कर लिया सुसाइड, इन्होंने आत्महत्या की। अगले पेशवा बने। अगले पेशवा कौन बने? तो राघोबा स्वयं तो नहीं बन सके थे, लेकिन राघोबा या रघुनाथ राव उनके बेटे थे बाजीराव। और ये बाजीराव कौन से? सेकंड, क्योंकि इससे पहले एक बाजीराव हम पढ़ चुके हैं, बाजीराव फर्स्ट, 1720 से 1740 तक वो बाजीराव फर्स्ट थे। तो इनके जो बेटे थे राघोबा के, बाजीराव सेकंड के नाम से, मतलब बाजीराव के नाम से वो अगले पेशवा बने, जिनको इतिहास में हम बाजीराव सेकंड के नाम से जानते हैं, 1795-96 से और 1818 ईस्वी तक। अब इन्हीं की पेशवाई में अंग्रेजों और मराठों के बीच में दो लड़ाइयां होंगी। लेकिन अब आगे लड़ाइयां क्यों हुई तो थोड़ा समझना। पिछले जो पेशवा थे माधव नारायण राव, उन्होंने 1795-96 में आत्महत्या कर ली। इसके अतिरिक्त इस समय मराठों के जो योग्य नेतृत्व थे वो भी मृत्यु को प्राप्त हुए। 1795 ईस्वी में ही नानाजी फडणवीस की मृत्यु हो गई। 1795 ईस्वी में महादजी सिंधिया की मृत्यु हो गई थी, और 1800 ईस्वी में नानाजी फडणवीस की मृत्यु हो गई थी। और बाजीराव सेकंड जो हैं ये इतने योग्य पेशवा नहीं थे, इसीलिए अंग्रेज जो हैं वो मराठों के ऊपर हावी हो गए थे। अब चलते हैं हम 1802 ईस्वी की तरफ, क्योंकि यहीं पर मराठों और अंग्रेजों के मध्य जो दूसरा युद्ध होने वाला है उसके बीज पड़े हुए हैं। 1802 ईस्वी में क्या हुआ? एक तो पेशवा बाजीराव सेकंड, एक पक्ष तो ये, इसके अलावा जो सिंधिया थे दौलत राव सिंधिया, और एक होलकर, जसवंत राव होलकर या यशवंत राव होलकर। ये मैं आपको बता चुका, होलकर कहां? इंदौर में, सिंधिया कहां पर? ग्वालियर में। पेशवा कहां पर बैठ रहे हैं? पुणे में। अब होलकर और सिंधियाओं के बीच में आपसी लड़ाइयां हो रही हैं कि ज्यादा प्रभाव किसका रहे। अब ज्यादा प्रभाव के लिए एक काम किया जा सकता है कि पेशवा को अपने विश्वास में ले लो या पेशवा से ज्यादा निकट संबंध बना लो, जो पेशवा के ज्यादा निकट वो प्रभावी रहेगा। तो दौलत राव सिंधिया जो हैं इन्होंने पेशवा के साथ में मिलकर यशवंत राव होलकर, या जिनको जसवंत राव होलकर कहा जाता है, उनके भाई बीठू जी की हत्या कर दी। जब बीठू जी की हत्या कर दी गई तो 1802 ईस्वी में यशवंत राव होलकर ने पुणे पर हमला बोल दिया, दिसंबर 1802 में, और पेशवा बाजीराव सेकंड को गद्दी से हटा दिया, और बाजीराव सेकंड के स्थान पर अपने ही एक व्यक्ति अमृत राव को अगला पेशवा बनाया। अमृत राव जो हैं ये राघोबा के गोद लिए हुए पुत्र थे। कुछ जगह हमको पढ़ने को मिलता है कि विनायक राव को पेशवा बनाया गया था। विनायक राव जो हैं वो अमृत राव के बेटे थे। खैर, आपको इतना ध्यान नहीं देना, समझने वाली बात यह है कि यशवंत राव होलकर नाराज हुए, पुणे पर हमला किया 1802 में, अपने आदमी को अगला पेशवा बना दिया। अब बाजीराव सेकंड कहां पर जाए? तो बाजीराव सेकंड भागे कहां पर? वही बॉम्बे। जैसे उनके पिताजी पहले गए थे, कौन? राघोबा। तो राघोबा जैसे बॉम्बे के अंग्रेजों के पास में गए थे, ऐसे ही बाजीराव सेकंड अंग्रेजों के पास में गए, और अंग्रेजों के पास में जाकर एक संधि की 1802 ईस्वी में। यह संधि थी बसीन की संधि। अंग्रेजों से कहा आप मेरी हेल्प करें। अंग्रेजों ने कहा हमको क्या मिलेगा? बोले आप मेरी हेल्प करेंगे, वापस गद्दी पर बैठाएंगे, जो आपको चाहिए वो मिलेगा। अब अंग्रेजों ने शर्तें अपने हिसाब से तय की। अंग्रेजों ने कहा आपकी हेल्प करेंगे, सहायक संधि करो। सबसे पहले सहायक संधि का मतलब यह है कि आपके वहां पर हम सेना छोड़ देंगे, वो सेना वहां पर रहेगी, उस सेना का सारा खर्चा पानी, राशन पानी वगैरह सारा खर्चा आपको उठाना पड़ेगा,
और वो जो सेना रहेगी उसका खर्चा मतलब जो भी रहेगा वो आप हमको दोगे। तो बाजीराव सेकंड ने 26 लाख की जो रेवेन्यू के जो क्षेत्र थे वो अंग्रेजों को देना तय किया। ठीक है, 26 लाख तक की आय के जो क्षेत्र हैं वो आप ले लेना। इसके अलावा अंग्रेजों ने कहा सूरत वाला जो बंदरगाह है वो भी दो, तो सूरत वाला बंदरगाह भी दे दिया। और अंग्रेजों ने कहा आज के बाद आपकी जो विदेश नीति होगी, विदेश नीति का मतलब एक राज्य जब दूसरे राज्य से बात किया करता है या दोनों के मध्य क्या संबंध रहेंगे इन राज्यों के मध्य, वो विदेश नीति। भाई जैसे आज भारत की विदेश नीति है, तो विदेश नीति का मतलब क्या, दूसरे देशों के साथ हमारे कैसे रिलेशन रहेंगे। तो अंग्रेजों ने कहा कि आज से आपकी विदेश नीति जो है हम तय करेंगे। हमारा एक रेजिडेंट रहेगा और रेजिडेंट ही तय करेगा दूसरे राज्यों के साथ आपके कैसे संबंध रहेंगे, मतलब वही आपके राज्य का विदेश नीति का प्रतिनिधि रहेगा। कौन आपसे मिल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब पर वो वॉच करेगा। अब बाजीराव सेकंड को तो राज्य लेना था, उन्होंने कहा ठीक है जैसा आप कहो। बाजीराव सेकंड को फिर से गद्दी पर बैठा दिया गया। अब बाजीराव सेकंड गद्दी पर तो बैठ गए, लेकिन अब दिक्कत यह थी जो बाजीराव सेकंड से मिलने के लिए आए, अब मैं बाजीराव सेकंड ना बोलूं तो बाजीराव बोलूं तो ठीक रहेगा, क्योंकि आपको पता तो है मैं कौन से बाजीराव की बात कर रहा हूं। अब जो भी पेशवा से मिलने के लिए आए तो अंग्रेज रेजिडेंट बाहर बैठा हुआ, वो पूछे हाँ भाई किससे मिलना है, बोले पेशवा से। बोले अभी नहीं, जब मैं कहूं तब मिलना। और कितनी देर बात करोगे ये बताओ, आने जाने का टाइम भी नोट करें। तो बाकी के अब जो मराठा थे कि आपके सिंधिया हो गए, होलकर हो गए, भोसले हो गए, ये परेशान। ये देखे यार ये किसको बैठा दिया बाहर, पेशवा से मिलने के लिए भी बार बार इससे परमिशन लेनी पड़ती है कि भैया मिलने, ये कहे मिल लो तो मिलने देते हैं। अब पेशवा से ये मिले, पेशवा ने कहा बोले यार मैं तो खुद परेशान हूं इनसे, आप एक काम करो आप तीनों इनके खिलाफ युद्ध छेड़ दो। बोले आप भी आ जाओ। बोले मैं तो कैसे आ सकता हूं, मैंने तो संधि कर रखी है इनसे, तो आप तीनों इनके खिलाफ युद्ध छेड़ दो। अब यहां पर नुकसान ये हुआ कि बाकी जो टेरिटरीज थी, होलकर हो गए या आपके भोसले हो गए या इसके अलावा आपका सिंधिया हो गए, इन तीनों में आपस में नहीं बन रही थी, तो तीनों इकट्ठे होकर अंग्रेजों से लड़ने की बजाय तीनों अलग अलग लड़े। और अंग्रेज यही चाहते थे, बोले अलग अलग आ रहे हैं तो बोले बढ़िया, अलग अलग आ रहे हैं तो तीनों को अलग अलग हराया। और तीनों को अलग अलग हराने के बाद तीनों के साथ में अलग अलग संधियां की और तीनों के राज्यों में एक एक रेजिडेंट की नियुक्ति कर ली। मतलब जहां पर वो सब पुणे में रेजिडेंट की नियुक्ति से परेशान थे, अब अंग्रेजों ने तीनों को हराकर तीनों के वहां पर एक एक रेजिडेंट बैठा दिया। सिंधियाओं के साथ में संधि की। देखो एक चीज ध्यान देना, यहां भारत के उत्तरी क्षेत्र में हम लोग सिंधिया बोलते हैं। मैं कई बार कमेंट सेक्शन में पढ़ता हूं तो मेरे महाराष्ट्र के जो व्यूअर है वो ये कहते हैं साहब सिंधिया नहीं है शिंदे हैं। तो शिंदे या सिंधिया एक ही है, हम लोग सिंधिया बोलते हैं, आप लोग सिंधे बोलते हैं उनको। तो सिंधिया के साथ में जो संधि की गई थी वो थी सुरजन अर्जुन गांव की संधि। इसके अतिरिक्त भोसले के साथ में अंग्रेजों ने जो संधि की वो देवगांव की संधि, और होलकर के साथ में जो संधि की वो राजपुर घाट की संधि की। तो तीनों के साथ अलग अलग संधियां हुई, तीनों जगह एक एक रेजिडेंट बैठा दिया गया। यह 1803 से 1806 ईस्वी की बात है। यह अंग्रेज और मराठों के बीच में दूसरा युद्ध था। और आपने देखा कि इस दूसरे युद्ध में कैसे अब मराठे जो हैं वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं, सॉरी अंग्रेज जो हैं वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं। पहले इस संघर्ष में जहां पर मराठों का पक्ष हावी था, अब दूसरे संघर्ष में हम ये देख रहे हैं कि मराठों की आपसी फूट की वजह से अंग्रेज हावी होते जा रहे हैं। तीसरा और अंतिम युद्ध और हुआ 1817 ईस्वी में। और 1817 में जो समस्या थी वो थी पिंडारियों की। पिंडारी मराठों के पास में आए, बोले साहब हेल्प करो, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं अंग्रेज पकड़ लेते हैं, पकड़ के कूटते हैं। तो मराठों ने इन पिंडारियों की सहायता के लिए यह तीसरा युद्ध किया। और इस 1817 के इस तीसरे युद्ध में अंग्रेजों ने मराठों को निर्णायक रूप से पराजित कर लिया। और अंग्रेजों ने देखा कि बार बार मराठे आखिर खड़े कैसे हो जाते हैं, बार बार अपनी सत्ता को, अपनी शक्ति को फिर से संगठित कैसे कर लेते हैं। तो अंग्रेजों ने देखा कि मराठा संघ बना हुआ है और यह संघ जब तक पावरफुल रहेगा तब तक मराठे अपनी शक्ति को संगठित करते रहेंगे। तो अंग्रेजों ने इस संघ को ही भंग कर दिया कि आज से कोई मराठा संघ नहीं। इसके अलावा पेशवा का पद है, बोले पेशवा का पद भी खत्म। बाजीराव सेकंड को पुणे से उठाकर सीधे भेजा बिठूर, कानपुर। कहां पर पुणे है और कहां पर बिठूर है, उत्तर प्रदेश में, वर्तमान उत्तर प्रदेश में, वहां पर भेज दिया। पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। अब इसके अलावा मराठे नाराज हो सकते थे कि साहब आपने पेशवा का पद कैसे समाप्त किया। तो मराठों को राजी करने के लिए यहां पर भी अंग्रेजों ने कूटनीति की चाल चली
कूटनीति से काम लिया और ये कहा कि आपके मुखिया कौन, बोले छत्रपति थे पहले, तो आज से आपके मुखिया छत्रपति ही होंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज के वंश के अगर कोई व्यक्ति हैं तो उनको लेकर आओ। तो लाया गया एक व्यक्ति को, प्रताप सिंह को, बोले आज से आपके छत्रपति ये। प्रताप सिंह भी राजी, बोले ठीक है साहब, मेरे को आपने वापस छत्रपति बना दिया। तो ये अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो 3 लड़ाइयां हुई, इन 3 लड़ाइयों का अंग्रेजों के जीतने का और मराठों के हारने का क्या कारण था, यह आपको यहां पर स्पष्ट रूप से समझ आया होगा। इसके अलावा कारण देखो और भी हम अगर देखें तो बहुत है। एक सरल लाइन में अगर मैं ये कहना चाहूं तो ये कह सकते हैं कि अंग्रेज जहां आधुनिक युग में प्रवेश कर चुके थे, भले ही हम एक्स वाई जेड कितने भी रीजन निकालने की कोशिश करें, लेकिन अगर एक लाइन में मैं रीजन बताने का प्रयास करूं तो अंग्रेज जो हैं वो आधुनिक युग में प्रवेश कर चुके थे और हम लोग अभी भी मध्यकाल में जी रहे थे। उनकी आर्मी हमारी तुलना में बहुत डिसिप्लिन थी, उनके पास में जो तकनीक थी युद्ध की, इसके अलावा हथियार जो थे वो हमारी तुलना में बहुत अच्छे किस्म के हथियार थे। मराठे छापामार युद्ध नीति में कुशल थे। मराठों ने आगे चलकर यूरोपियन की जो युद्ध पद्धति थी उसको अपनाने का प्रयास किया, लेकिन पूरे तरीके से ना तो यूरोपियन को ले पाए और ना पूरे तरीके से वो अपनी पद्धति पर टिके रहे। एक तो ये रीजन था। दूसरा, मराठों ने रेवेन्यू के स्थायी सोर्सेज जनरेट नहीं किए। जो क्षेत्र उनके अधिकार में आया करते थे, जिनको वो जीत लिया करते थे, वहां से चौथ वसूल कर ली उन्होंने, वापस लौट कर आ गए। वहां पर उन्होंने कोई प्रशासनिक ढांचा विकसित नहीं किया। वहां के जो रोजगार होते थे, कृषि हो गए या उद्योग हो गए, इस प्रकार के रोजगार अगर वो मान लो प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से रेगुलर तौर पर अगर टैक्स लिया करते तो ये रेवेन्यू उनके पास में लगातार आता रहता। लेकिन वो जाते, वहां से पैसा लेते, वापस आ जाते। अब जब फिर पैसे की आवश्यकता पड़ती तो फिर वहां पर जाते, फिर धावा बोलते, फिर पैसे लेते, फिर वापस आ जाते। मतलब परमानेंट सोर्सेज उन्होंने जनरेट नहीं किए। बहुत सारे क्षेत्र हम देखते हैं, जैसे गंगा यमुना वाला जो दोआब का क्षेत्र है, कभी मराठों के अधिकार में आ गया था। और ये वाला जो क्षेत्र है ये बहुत उपजाऊ एरिया है। कितना अनाज का जो प्रोडक्शन है सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में होता है। तो मराठे अगर यहां कृषि से रिलेटेड अपने कुछ संगठन बनाते, वहां से रेगुलर अगर इनकम उनकी होती रहती, तो पैसा अगर आता रहता है तो पैसे से बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। बड़ी सेना रखी जा सकती है, अच्छी तकनीक विकसित की जा सकती है, अच्छे हथियार खरीदे जा सकते हैं। तो मराठों ने इन क्षेत्रों पर काम नहीं किया था। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जब इनकी मृत्यु हुई थी 1795 में, जो पेशवा थे, पेशवा माधव नारायण राव, उसके बाद से तो मृत्यु नहीं, आत्महत्या की थी उन्होंने। तो उसके बाद से तो जो और थे इनके योग्य सेनापति, वो एक साथ इनका योग्य जो नेतृत्व था वो समाप्त हो गया था। नानाजी फडणवीस 1800 ईस्वी में, माधवजी सिंधिया 1795 ईस्वी में। और अंग्रेजों में जहां हम देखते हैं देखो योग्य सेनापति दोनों के पास में है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं अंग्रेजों के पास में तुलनात्मक रूप से मराठों से बेहतर थे। योग्य दोनों हैं, दोनों अच्छे हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से अंग्रेजों के जो सेनापति हैं वो इनसे बेहतर हैं। क्योंकि जब वो युद्ध में जाया करते थे या युद्ध में नहीं जाया करते थे, जब वो प्लानिंग किया करते थे युद्ध की, तो उनका पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन उसी क्षेत्र पर हुआ करता था। और हमारे वालों का ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता था। डाइवर्ट होने के कई रीजन हुआ करते थे। खैर, बाकी और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।